बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एएस लेवल अकाउंटिंग, इसका कोड है 9706 वेरिएंट 22। इसका फेब मार्च 2022 का क्वेश्चन नंबर 1 करने जा रहे हैं। और मई जून 2022 का पेपर ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, आपको क्रैचेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा। इसके अलावा 2021 से लेके 2017 तक विंटर समर दोनों अटेम्प्ट्स के पेपर मैंने कराए हैं, वो भी आपको क्रैचेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में फोल्डर वाइज मिलेंगे। तो किसी अंडर वन रूफ इतना बड़ा रिसोर्स शायद किसी और जगह अवेलेबल हो, एंड इट्स ऑल फ्री आपको फैसिलिटेट करने के लिए, ताकि आप प्रैक्टिस करें। और प्रैक्टिस के लिए सबसे अच्छा मटेरियल जो है वो पास्ट पेपर्स होते हैं। यू नो द एग्जामिनेशन जो पैटर्न है कि किस तरीके से क्वेश्चंस एग्ज़ाम के अंदर आते हैं, वो आपको पता चलता है। एंड यू कीप प्रैक्टिसिंग, और फिर उसके बाद एग्ज़ाम के अगर आप 5 to 6 ईयर्स के पेपर खुद से कर लेते हैं मॉक एग्ज़ाम्स, तो टेक माई वर्ड्स, इंशाल्लाह यू विल बी इजीली गेटिंग ए प्लस इन योर एग्ज़ाम्स। आपको कोई प्रॉब्लम्स होती हैं तो आप कमेंट्स के अंदर लिखें। और लेट्स स्टार्ट। हम करते हैं। रफ़ीक ओन्स ए रिटेल बिजनेस। के रफ़ीक जो है एक रिटेल बिजनेस का मकसद है कि वो चीज़ें ख़रीदता है, उस पर अपना प्रॉफिट रख कर आगे बेच देता है। और रिटेल जो है डायरेक्ट रिलेट्स करता है आपके कंज्यूमर से, जो आप शॉप्स देखते हैं जो डायरेक्ट आपको बेचती हैं। एक होलसेल बिजनेस होता है जो फिर ट्रेडर्स को बेचते हैं, और उस पर बल्क डिस्काउंट होता है जिसे ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। लेकिन रिटेल का मकसद है कि डायरेक्टली सेलिंग टू द कंज्यूमर्स, जो उसको कंज्यूम करेंगे या यूज़ करेंगे। व्हेन द बिजनेस वाज ओपन अ फ्यू ईयर्स अगो, रफीक मेंटेन्ड ओनली मिनिमल अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट सिंगल एंट्री। और सिंगल एंट्री के अंदर क्या होता है, नॉर्मली जो स्मॉल ट्रेडर्स होते हैं, कहता है स्टेट टू रीजंस व्हाई द ओनर ऑफ ए बिजनेस माइट मेंटेन मिनिमल अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। नॉर्मली जो स्मॉल ट्रेडर्स होते हैं उनके लिए पॉसिबल नहीं होता कि वो अकाउंटेंट को फुल फ्लेज रखें, क्योंकि उसकी कॉस्ट देनी पड़ती है, जिसके लिए वो उसको अफोर्ड नहीं कर पाते। इसके अलावा ये होता है कि जो मिनिमल रिकॉर्ड उनकी रिक्वायरमेंट्स के लिए चाहिए होता है वो उनको मिल जाता है। तो कोई लीगल रिक्वायरमेंट्स नहीं होती कि लाजमी उन्हें जो है अकाउंट्स फुल फ्लेज फॉर्म के अंदर बनाने हैं। तो वो कंटेंट होते हैं, सैलरी अफोर्ड नहीं कर सकते अकाउंटेंट की, जो इन्फॉर्मेशन उन्हें चाहिए होती है वो उनको मिल जाती है बिज़नेस को रन करने के लिए। लीगल रिक्वायरमेंट कोई नहीं होती, इसलिए वो मिनिमल अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स जो है उस पर वो कंटेंट रहते हैं और उसे मेंटेन करते हैं। आइडेंटिफाई 4 बेनिफिट्स ऑफ मेंटेनिंग फुल अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। फुल अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स अगर आप बनाएंगे तो एक तो लीगल रिक्वायरमेंट्स आपकी पूरी हो जाएंगी। फर्दर ये कि आप परफॉर्मेंस अपनी इवेल्यूएट कर सकते हैं, एसेट्स, लाइबिलिटीज़, रेवेन्यूज़, एक्सपेंसेस, इन तमाम की डिटेल आपको जो है वो मिलेगी। आप इसको इंटरप्रेट करके परफॉर्मेंस अपनी कैलकुलेट कर सकते हैं। लीगल रिक्वायरमेंट्स आपकी पूरी हो गई। अगर आप जा रहे हैं फर्दर, आपका इरादा है कि आप आगे पार्टनरशिप या लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी की तरफ जाएंगे, तो उस सूरत के अंदर ये सारा रिकॉर्ड्स आपको फैसिलिटेट करता है। डिफरेंट चीज़ों की इन्फॉर्म डिसीज़न आप कर सकते हैं, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन जो आपको रिक्वायर्ड होगी इन्फॉर्म डिसीज़न करने के लिए वो आपको मिलेगी। आपको हर चीज़ की ओवरऑल पोजीशन आपको पता चलेगी। डिफरेंट किस्म की रिपोर्ट्स आप निकाल सकते हैं। अपने ट्रेड रिसीवेबल को, उसकी एजिंग देख सकते हैं, उसकी तमाम चीज़ों को मेंटेन कर सकते हैं। ट्रेड पेएबल, जितनी चीज़ें हैं, मकसद ये तमाम अकाउंटिंग के जो आइटम्स होते हैं इन सब की फुल फ्लेज आपके पास डिटेल्ड होगी और इन्फॉर्म डिसीज़न आप कर सकते हैं। तो ये उसके एडवांटेजेस होते हैं। उसके बाद हम आगे आते हैं, इसको देख लेते हैं इन्होंने क्या लिखा है। लैक ऑफ एक्सपर्टीज, एक्सपर्टीज नहीं होती। कंटेंट विद इंफॉर्मेशन दैट मिनिमल अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स प्रोवाइड्स, लेस टाइम कंज्यूमिंग, लेस कॉस्टली। अकाउंटेंट नहीं रख सकते, कॉस्टली कम होता है तो इसलिए उसे मेंटेन करते हैं। कंटेंट होते हैं। एक्सेस टू फुल इंफॉर्मेशन अबाउट एसेट्स, लाइबिलिटीज, कैपिटल, एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यूज। मोर इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग, जो मैंने आपको बताया। कैन प्रोवाइड डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन टू सपोर्ट, डिफरेंट किस्म की रिपोर्ट्स निकाल सकते हैं आप। easier to prepare financial statements, more reliable and accurate information about profits and losses, opportunity for more control over business activities, कंट्रोल हो सकता है, मैनेजमेंट अकाउंटेंसी आप कर सकते हैं। पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड रिड्यूस, क्योंकि मिनिमल रिकॉर्ड के अंदर फ्रॉड के चांसेस ज़्यादा होते हैं या फ्रॉड के चांसेस रिड्यूस हो जाते हैं, आपका कंट्रोल होता है। बेटर एबल टू मीट गवर्नमेंट रिक्वायरमेंट्स, लीगल रिक्वायरमेंट्स को पूरी कर सकते हैं। इनेबल एनालिसिस ऑफ परफॉर्मेंस,
तो ये तमाम चीज़ें आपको अवेलेबल होती हैं फुल फ्लेज अकाउंटिंग सेट ऑफ इंफॉर्मेशन रखने से। एडिशनल इंफॉर्मेशन में कहता है कि मोर रिसेंटली रफ़ीक हैज़ बीन एबल टू प्रोवाइड मोर डिटेल्ड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। रिसेंटली उसके पास ये डिटेल्ड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन थी। ऑन 1 जैन 2021 द बिजनेस एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ वर एज फॉलोज। 1 जैन को ओपनिंग बैलेंसेस कैश इन हैंड इतना था, बैंक ओवरड्राफ्ट की पोजीशन ये थी, फर्नीचर एंड फिटिंग्स एट वैल्यूएशन इतना था, ट्रेड पेएबल इतना था, इन्वेंट्री इतनी थी, रेंट प्रीपेड इतना था। आगे आए, The following summary of receipts and payments for the year ended 31st December 2021 has been prepared from the business's bank statement. बैंक स्टेटमेंट की receipts और payment साइड से ये information मिली है। कैश सेल्स बैंक, जो कैश सेल्स आपने करी है उसको आपने बैंक के अंदर जमा कराया है। डिस्पोजल ऑफ फर्नीचर एंड फिटिंग्स आपने कर दिया है। टोटल रिसीट्स आपकी $135,680 की हैं। पेमेंट्स आपने ड्राइंग की करी है, ट्रेड पेएबल की करी है, रेंट की पेमेंट करी है, एडिशनल फर्नीचर एंड फिटिंग्स आपने ख़रीदा। इंस्टॉलेशन कॉस्ट ऑफ न्यू फिटिंग्स, इंस्टॉलेशन कॉस्ट का मकसद है कि बगैर इसको, और हर वो एक्सपेंस, हर वो कॉस्ट जो नॉन करंट एसेट्स को यूज़ में लाने के लिए लगती है उसको हम उसकी कॉस्ट के अंदर जमा करते हैं, तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे। कीप इट इन योर माइंड, कैपिटलाइज होंगे ये। जर्नल रिजर्व है, जर्नल एक्सपेंसेस आपके हैं, टोटल पेमेंट्स आपने इतनी करी। रफ़ीक परचेज ऑल गुड्स पर रीसेल ऑन क्रेडिट बेसिस, तमाम वो क्रेडिट के ऊपर ख़रीदता है परचेजेस जितनी भी हैं। ऑल सेल्स आर ऑन कैश बेसिस, जितनी भी सेल्स हो रही है वो सब कैश बेसिस के ऊपर है। उसके बाद द कैश डिस्काउंट ऑफ 5% वाज रिसीव्ड व्हेन रफ़ीक सेटल्ड डेट्स बट ट्रेड पेएबल ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2021 के जब उसने ट्रेड पेएबल की पेमेंट करी तो उसको 5% का कैश डिस्काउंट मिला, यानी 5% कम पेमेंट करे। तो ये जो पेमेंट्स आपको नज़र आ रही है ये एक्चुअली 95%, 100% अगर आप निकालना चाहें तो इसके अंदर से डिवाइडेड बाय 95 अगर मैं कर दूं तो टोटल मेरे पास पेमेंट आ जाएगी। तो 93,100 मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाय 95, तो ये 98,000 आती है। ये टोटल पेमेंट थी। एक्चुअली 5% इसका डिस्काउंट मिला आपको, तो 5% इसका निकालने 4,900 आता है, क्योंकि 5% कैश डिस्काउंट मिला था। तो टोटल का 5% निकालने तो 4,900, ये आपके पास ट्रेड डिस्काउंट मिला आपको, तो ये ज़हन के अंदर रखिएगा। उसके बाद कहता है 31 दिसंबर 2021 ट्रेड पेबल टोटल्ड $9,230, ये आपके पास ट्रेड पेबल का एंडिंग बैलेंस था। ओपनिंग बैलेंस देखें उसने शुरू के अंदर आपको दिया है, ये देखें ट्रेड पेबल, ये देख रहे हैं ट्रेड पेबल बल्कि ऊपर है, ये ट्रेड पेबल नज़र आ रहा होगा 11,870 आपको। ये ओपनिंग बैलेंस था आपके पास, एंडिंग बैलेंस ये दे दिया है। कहता है कैलकुलेट द टोटल परचेजेस फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2021। टोटल परचेजेस निकाल लें, तो अगर आप ट्रेड पेबल का, पेबल है ये, तो इसका अगर आप लेजर अकाउंट्स बना लें बहुत आसानी के लिए, तो लेजर के अंदर आपको पता है कि जो ऊपर आपको दिया हुआ है ओपनिंग बैलेंस, वो बैलेंस बीडी बन के लाइबिलिटी एक क्रेडिट साइड के ऊपर आ जाएगा, बैलेंस बीडी, और जो एंडिंग बैलेंस है वो आपका बैलेंस सीडी हो जाएगा। तो एंडिंग बैलेंस कितना दिया हुआ है 9230, और ओपनिंग बैलेंस कितना था आपके पास, ओपनिंग बैलेंस था आपके पास 11,870। तो 11,870 आप लिख दें, ओपनिंग बैलेंस था आपके पास। ओपनिंग और एंडिंग बैलेंस लिखने के बाद में फिर आप देखें पेमेंट्स कितनी हो रही है। आपको पता है कि जब पेमेंट्स करते हैं, ट्रेड पेबल 93,100 की पेमेंट करी, तो 93,100 की पेमेंट आपने करी बैंक के थ्रू, 93,100, और जब पेमेंट करते हैं तो क्या करते हैं, ट्रेड पेबल को डेबिट करते हैं, बैंक को क्रेडिट करते हैं, तो ट्रेड पेबल 93,100 से डेबिट हो जाएगा। और परचेज डिस्काउंट आपको मिला, तो परचेज डिस्काउंट जो है उसकी वजह से भी क्या हुआ, आपका ट्रेड पेबल डेबिट होगा। परचेज डिस्काउंट 4,900 था आपके पास, ये आपने लिख दिया। जब ये सब आपने लिख दिया तो अब आप ये देखें कि आपके डेबिट साइड और क्रेडिट साइड के दरमियान क्या फ़र्क है। तो अगर मैं डेबिट साइड का टोटल करूं तो 9230 ये एंडिंग बैलेंस है, 93,100 की पेमेंट आपने करी,
और 4,900 का डिस्काउंट था, डेबिट किया 107,230। ये आपका बैलेंस आ गया। और आपको पता है डेबिट एंड क्रेडिट साइड इक्वल होने चाहिए, तो इक्वल तो नहीं है। तो जो डिफरेंस है वो कितना है? वो जितना डिफरेंस होगा ये एक्चुअली परचेजेज है आपकी। और कितनी है माइनस कर दें इसमें 11,870, तो 95,360। ये आपकी परचेजेज हो गई और सब क्रेडिट परचेजेज किए, कैश आपने कुछ नहीं करा। तो ये आप सिर्फ लेजर बना के बड़े इत्मीनान के साथ 95,360 देखें, ये लेजर भी बना हुआ है, ट्रेड पेबल, अकाउंट्स पेबल, बैलेंस सीडी, बैलेंस बीडी आपको मैंने बताया, बैंक की पेमेंट, डिस्काउंट रिसीव, परचेज डिस्काउंट, डेबिट का 107,230 माइनस कर दिया, तो परचेजेज आ गई 95,360 आपके पास। और ये बैलेंस सीडी जो है ये अगले महीने बैलेंस बीडी बन जाएगा क्रेडिट साइड के ऊपर आकर। तो ये सिंपल कैलकुलेशन थी, आपने क्रेडिट परचेजेस निकाली जो 95,360 है। अब आगे आते हैं। आगे कहता है ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 दिसंबर सम कैश टेकिंग्स वर नॉट बैंक्ड बट वर यूज्ड टू पे वेजेस 21,540 एंड ड्राइंग्स 2580। तो इन्होंने वेजेस पे करी और आपको पता है कैश आपके पास आता सिर्फ सेल्स से है। तो इसका मकसद है सेल्स जो आपने बैंक कराई थी, जो बैंक के अंदर जमा कराई थी, ये कुछ बैंक के अंदर जमा नहीं कराई, लेकिन ये आया आपकी कैश सेल्स की वजह से ये। तो अगर हम कैश सेल्स को निकालना चाहें कि सेल्स आपकी कितनी हुई है, तो देखें सेल्स किस तरीके से निकालेंगे। सेल्स निकालने का तरीका ये है कि बैंक के अंदर जो पैसा आपने जमा कराया वो कितना है, सबसे पहले ये देख लें। तो देखें बैंक के अंदर कितना पैसा जमा कराया है, मैं यहीं से समझाता हूँ आपको। कैश सेल्स बैंक जो करी है 132,200, तो ये आपने 132,200 लिखने आप उठा के। उसके बाद ये देखें कि अब जो कहता है दो पेमेंट्स हुई, जो कैश सेल्स आपके पास आई थी वो बैंक में जमा नहीं कराई, लेकिन वेजेस पे करी 21,540 और 2580 की आपने ड्राइंग्स करी। तो इन दोनों को प्लस कर लें, वेजेस आपने पे करी और ड्राइंग्स आपने पे करी, इन दोनों को डेबिट कर लें, उसके इन दोनों को प्लस कर लें उसके अंदर। उसके बाद देखें एंड के अंदर ये कहता है आपसे, आगे पढ़ते हैं। रफीक टू गुड्स कॉस्टिंग 480 फॉर प्राइवेट यूज़, फर्नीचर एंड फिटिंग वाज ए विद वैल्यू 2950 था, वर सोल्ड, ये बेच दिया आपने। कैश टेकिंग ऑफ 1200 हैड नॉट येट बीन बैंक, कि 1200 की जो कैश सेल्स आपने की है वो अभी तक बैंक में जमा नहीं कराई, तो इसको भी प्लस कर लें। या आउटस्टैंडिंग बैंकिंग है आपकी, इसको प्लस कर लेंगे उठा के। उसके बाद में आप ये देखें कि कैश पर आप कोड देख लेते हैं। तो द बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड वाज 920, आपके हाथ में जो कैश था वो 920 था। और आप देखें ओपनिंग कितना था आपके पास। तो ओपनिंग अगर आप देखें कैश आपके पास कितना था, तो ओपनिंग आपको ओपनिंग बैलेंस में मिलेगा। देखें कैश इन हैंड ओपनिंग बैलेंस 840 था, ये देख रहे हैं आप 840। तो 840 था आपके पास, और अब कितना हो गया है आपके पास 920। तो 840 इसमें से अगर मैं माइनस कर दूं तो बाकी कैश आपके पास कहाँ से आया? डेफिनेटली जो आपने सेल्स करी है, क्योंकि आपके पास कैश आने का एक ही सोर्स है कि आप माल बेचेंगे तो कैश आएगा। तो जो 920 आपके पास बचा, 840 शुरू के अंदर था, तो कितना हुआ 80, ये इंक्रीज हो गया। इंक्रीज का मकसद है कैश आपके पास आया, तो ये भी जो रिजल्ट है वो इसी का है कि आपने सेल्स की थी, तो फिर ये कैश आया, तो इसको भी प्लस कर ले। इंक्रीज इन कैश $80। इन सबको जब प्लस करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगी कैश सेल्स, और ये कैश सेल्स जो है आपकी, यही आपका रेवेन्यू है। तो कीप इट इन योर माइंड कि कैश सेल्स आप किस तरीके से निकालेंगे और वो क्यों निकाल रहे हैं वो मैं आपको बताता हूँ। बाकी तो देखें सेल्स का कोई ताल्लुक नहीं है, इन्वेंट्री दी हुई है, फर्नीचर एंड फिटिंग दी हुई है, और रेंट दिया हुआ है 1440 वाज प्रीपेड, ये रेंट प्रीपेड था। तो हम इसको पढ़ते हुए आते हैं। मांग क्या रहा है हमसे, कहता है प्रिपेयर द इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2021 की इनकम स्टेटमेंट बनानी है। तो लेट्स सी एक एक एडजस्टमेंट करके देखते हैं। देखिए पहली एडजस्टमेंट तो हमने देख ली, जो सम कैश टेकिंग वर नॉट बैंक्ड, ये हमने सेल्स रेवेन्यू निकालने के लिए कैलकुलेट किया। रफीक टू गुड्स कॉस्टिंग 480 फॉर प्राइवेट यूज़ के लिए लिए। तो जब इनकम स्टेटमेंट बना रहे होंगे तो इसको परचेजेस में से माइनस कर देंगे, इसको जहन में रखिएगा। प्राइवेट यूज़ के लिए फर्नीचर एंड फिटिंग्स विद द वैल्यू ऑफ 2950 वर सोल्ड, ये सोल्ड जो आपने की है वो कितने में की है,
ये आप अगर रिसीट के अंदर जाकर देखें तो रिसीट के अंदर लिखा हुआ नजर आएगा 3480 डिस्पोजल ऑफ फर्नीचर एंड फिटिंग्स 3480 का आपने ये बेचा है और इसकी वैल्यू कितनी थी? वैल्यू इसकी आपके पास 2950 की। तो 3480 में से अगर मैं इसको माइनस करूं 3480 में से अगर मैं माइनस कर दूं जो जितना बेचा है आपने, तो 3480 माइनस 2950 के अंदर आपने बेचा तो 530। इसका मकसद है पैसा आपके पास ज़्यादा आया और वैल्यू कम थी, तो इसका मकसद है ये गेन हो गया आपका, गेन ऑन डिस्पोजल। तो कीप इट इन योर माइंड, ये गेन ऑन डिस्पोजल किस तरीके से निकाला? आपने देखा कि रिसीट साइड के ऊपर जो पैसे आए थे उसका कंपेयर हमने करा वैल्यू से, जो इस फर्नीचर एंड फिटिंग्स की वैल्यू थी, तो हमने गेन ऑन डिस्पोजल निकाला और ये गेन ऑन डिस्पोजल इनकम स्टेटमेंट के अंदर हम जाके प्लस करेंगे, इसको ध्यान में रखिएगा। एट 31 दिसंबर कैश टेकिंग ये 1200 जो नोट येट बैंक, इसको हमने ले लिया है रेवेन्यू कैलकुलेशन के अंदर। द बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड, कैश इन हैंड का जो बैलेंस था ये भी हमने यूज़ कर लिया। इन्वेंट्री वाज वैल्यूड 11,920, ये एंडिंग इन्वेंट्री दी हुई है, इसका कोई मसला नहीं है। फर्नीचर एंड फिटिंग्स पर वैल्यूड 23,400, ये एंड के अंदर वैल्यू आपकी ये थी। तो फर्नीचर एंड फिटिंग्स को अगर आप देखें शुरू में उठा के, तो शुरू में फर्नीचर एंड फिटिंग्स थी कितनी आपके पास? देखें, फर्नीचर एंड फिटिंग्स आपके पास थी 22,710। इस 22,710 के अंदर प्लस करें जो आपने ख़रीदा, वो ख़रीदा कहाँ से निकलेगा? देखें, ये दो चीज़ें, ये जो पेमेंट जो आप कर रहे हैं एडिशनल फर्नीचर एंड फिटिंग्स आपने ख़रीदी 8,000 थी और 380 उसकी इंस्टॉलेशन कॉस्ट लगी, तो ये 8,380 ये टोटल आपने ख़रीदा। तो 8380 प्लस कर दें 8380, इसको प्लस कर दें तो 22,710 प्लस 8380 वी गेट 31,090, 31,090 ये आपके पास टोटल ये आया। लेकिन एंड के अंदर वो आपको बताता है कि अब जो फर्नीचर एंड फिटिंग्स आपके पास बची है वो कितनी बची है? वो है 23,400। तो आपके पास जो आपके पास थी वो कितनी आपके हिसाब से? अच्छा, उसके अंदर से एक चीज़ माइनस कर दें जो आपने बेची है 2950, तो इसके अंदर से 2950 माइनस कर दें क्योंकि ये आपके पास आपने बेच दी थी, माइनस 2950। टू 2950 इसमें से माइनस कर दें क्योंकि ये चली गई आपके पास से। 2950 माइनस करा 28,140। देखिए, बड़ा सिंपल है कि जो थी आपके पास ओपनिंग, इसमें जो परचेजेस करी वो प्लस कर दी, जो बेची वो माइनस कर दी। 28,140 आपके पास बची जो होनी चाहिए थी। एक्चुअली कितनी है आपके पास? 23,400, तो 28,140 होनी चाहिए थी, है आपके पास आखिर के अंदर कम। तो डिफरेंस क्या होगा? डिफरेंस फिर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस होगा इसका 4740। ये फिर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है। यू नो द डिफरेंस इन वैल्यू, ओपनिंग और एंडिंग को कंपेयर करके जब निकालेंगे तो आपने परचेजेस को ले लिया, आपने सेल्स वाली वैल्यू को ले लिया, तो अब जो डिफरेंस है वो फिर डेप्रिसिएशन आपका बचता है नेचुरली, वो आपने कैलकुलेट कर लिया। रेंट 1440 वॉज प्रीपेड, रेंट इतना प्रीपेड था। तो रेंट की एडजस्टमेंट भी देख लेते हैं। देखिए, रेंट की पेमेंट आपने कितनी करी है? रेंट की पेमेंट 14,750 करी है आपने। तो 14,750 इसको आप लिख लें 14,750 रेंट, 14,750। ओपनिंग कितना था आपके पास? ओपनिंग के अंदर प्रीपेड था। प्रीपेड का मकसद आप समझ रहे हैं? देखिए, रेंट प्रीपेड था 1250। 1250 का मकसद है कि 1250 रेंट प्रीपेड था, और प्रीपेड होने का मकसद ये है कि ये एडवांस पे किया था। एक्चुअली ये खर्चा इसी साल का है। जब आप इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे तो उसने एडवांस में पे ज़रूर कर दिया था, लेकिन एक्चुअली एक्सपेंस इस साल का होगा। तो जो प्रीपेड होता है लास्ट ईयर का, उसको एक्सपेंस के अंदर प्लस कर लीजिए, कर लें इत्मीनान से, क्योंकि ये इसी साल का एक्सपेंस है जो आपने एडवांस में पे कर दिया था। तो 1250 प्लस हो जाएगा
और इस साल का जो नेक्स्ट ईयर का आपने पे किया है वो रेंट प्रीपेड कहते हैं रेंट ऑफ 1440 वाज प्रीपेड। ये 1440 एक्चुअली नेक्स्ट ईयर का एक्सपेंस बनेगा, इसको माइनस कर दें, पेमेंट आपने इसी साल कर दी है तो माइनस कर दें 1440। तो आपने देखा कि लास्ट ईयर का जो प्रीपेड था वो इस साल का एक्सपेंस है, इसलिए उसको प्लस कर लेंगे एक्सपेंसेस के अंदर, और जो इस साल का प्रीपेड है उसको माइनस करेंगे। तो 1440 14750 प्लस 1250 माइनस 1440 यू गेट 14560। ये आपका रेंट एक्सपेंस हो गया। तो विद ऑल एडजस्टमेंट जब आपने कर ली तो आपके पास सेल्स भी आ गई है, सब कुछ हो गया, तो आप इनकम स्टेटमेंट बनाने के लिए यू आर कंफर्टेबल कि आपने सारी चीज़ें देख ली हैं। रेवेन्यू आपने कैलकुलेट कर लिया। अब हम देखते हैं इसको उठा के। रेवेन्यू आपने कैलकुलेट किया था 157,600, ओपनिंग इन्वेंट्री दी हुई थी 14,430। मैं आपको दिखा देता हूँ, सबसे ऊपर इन्होंने दिया हुआ था 14,430। ये देखें ओपनिंग इन्वेंट्री दी हुई है। परचेजेज आपने निकाली थी, आपको याद होगा 95,360 आप निकाल कर आ रहे हैं। लेस गुड्स मैंने कहा था 480 जो पर्सनल यूज़ के लिए उसको माइनस कर देंगे। देखिए उसको माइनस करके आपने गुड्स अवेलेबल फॉर सेल्स निकाल लिया। क्लोजिंग इन्वेंट्री आपको दी हुई है सवाल के अंदर उसने, ये देखें इन्वेंट्री 11,920 ये दी हुई है, ये आपने माइनस कर दी। कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गया, रेवेन्यू में से माइनस किया तो आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। डिस्काउंट रिसीव्ड मैंने 4,900 का डिस्काउंट रिसीव्ड निकाला था, आपको याद होगा सवाल के शुरू में ही 4,900 का डिस्काउंट रिसीव्ड हमने निकाला था। ये 4,900 देख रहे हैं, मैंने कहा था कि प्लस करेंगे ला के, तो ये प्लस कर दिया आपने डिस्काउंट रिसीव जो आपने किया है। और प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल मैंने निकाल के आपको 530 बताया था। यू रिमेंबर 530 का प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल हमने ऊपर निकाला था आई थिंक। कहीं निकाला था 530 का हमने, ये 530। तो देखिए ये 530 जो है प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल आपका हो गया, इसको भी आपने प्लस कर दिया। वेजेस आपको दी हुई थी, स्ट्रेट रेंट आपने निकाला है 14,560 मैंने आपको निकाल कर बताया है अभी 14,560। जर्नल एक्सपेंस की कोई एडजस्टमेंट नहीं है, वो एज इट इज़ आ जाएंगे जो दिए हुए। डेप्रिसिएशन अलबत्ता आपने निकाला था 4,740 का डेप्रिसिएशन आपने निकाला है, अब वो देखें, वो भी देख लेते हैं। तो ये एडजस्टमेंट सारी मैं आपको करा के आ रहा हूँ। 4,740 देखें डेप्रिसिएशन आपने निकाला था, तो 4,740 का डेप्रिसिएशन आ गया। इन एक्सपेंसेस को आपने प्लस करके ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस किया तो प्रॉफिट फॉर द ईयर आपके पास $18,860 आपके पास आ गया। तो विद ऑल दिस इनकम स्टेटमेंट आपने देखा कि इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपके कंसेप्ट सही होने चाहिए, और आप अगर इसको करते हुए आएंगे, मेथडोकली आप करेंगे इसको, तो बड़ा सिंपल हो जाएगा आपका। सिस्टमेटिकली आप इसको करें, तमाम एडजस्टमेंट आपकी समझ में आ रही हैं, तो आई थिंक कोई चीज़ मुश्किल नहीं है। आगे कहता है रफ़ीक वुड लाइक टू एक्सपेंड हिज बिजनेस बट रिक्वायर्ड एडिशनल फाइनेंस टू कैरी आउट हिज प्लान। ही इज़ कंसिडरिंग 2 ऑप्शंस। नंबर 1 है इनवाइट ए फ्रेंड खालिद to become a partner in the business. Khalid would introduce capital of 10,000, apply for a bank loan of $10,000 या फिर वो बैंक लोन के लिए अप्लाई करे। एडवाइज रफीक विच ऑप्शन ही शुड चूज। जस्टिफाई योर आंसर बाय डिस्कसिंग बोथ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इश्यूज ऑफ ईच ऑप्शन। कि हर ऑप्शन के आप बताएं, और यहाँ ये सवाल भी एंड हो जाता है। तो दोनों के प्रोज एंड कॉन्स हैं। लाइक जैसे हम देखें इसके अंदर, तो मैं ब्रिंग फ्रेश आइडियाज़, पर्टिकुलर बिजनेस स्किल्स उसकी हो सकती हैं अगर उसको एज ए पार्टनर हम लेंगे। विल ईज रफ़ीक इज़ वर्क लोड के, उसका वर्क लोड को कम करेगा। उसके बाद परमानेंट सोर्स ऑफ कैपिटल है, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएंगी। नुकसान ये है कि उसका शेयर प्रॉफिट जो है वो शेयर हो जाएगा। मेरिजेंट एंड डिसएग्रीमेंट्स, डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम हो सकती है, साझे की हंडिया चौराहे पे फूटती है, प्रॉब्लम हो सकता है। कंट्रोल ऑफ बिजनेस हैज़ टू बी शेयर्ड फॉलोइंग डिसीजन मेकिंग। ये इसके ऊपर वाले प्रोज हो गए, ये कॉन्स हो गए आपके। उसके बाद लोन ये है कि रफ़ीक रिमेंड इन सोल कंट्रोल ऑफ द बिजनेस। अगर लोन लेगा तो फिर इसी का बिजनेस है, कंट्रोल इसका होगा। प्रॉफिट्स आर नॉट शेयर्ड, प्रॉफिट शेयर्ड नहीं होंगे। अलबत्ता ये कि लोन का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, लिक्विडिटी इसकी अफेक्टेड होगी और लोन की रीपेमेंट भी करनी पड़ेगी। विल बिजनेस भी एलिजिबल फॉर ए लोन, ये भी एक प्रॉब्लम है कि क्या इसको लोन मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। टेम्परेरी सोर्स ऑफ फाइनेंस है, परमानेंट नहीं है।
तो ये इसके प्रोज एंड कॉन्स हो गए। थेरेटिकली आपने इसको देखा तो विद ऑल दिस आई थिंक आपकी समझ आया होगा सिंगल एंट्री इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट में रिपीट आई मीन टू से आपकी टर्म्स के अंदर भी ये आ सकता है। तो सिंगल एंट्री के बहुत सारे सवाल मैं पहले भी करा चुका हूँ। कीप प्रैक्टिसिंग एंड स्माइलिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। होपफुली आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि जब तक आपके एग्जाम्स आई थिंक 18 को पेपर है, जब तक आपको वीडियोस मिलती रहें क्वालिटी, ताकि आप देखें। हो सकता है एंड टाइम के ऊपर भी कोई चीज़ आपको काम आ जाए, तो आई विल बी हैप्पी कि आपकी ये चीज़ें काम आ रही हैं। और ये तमाम चीज़ें वीडियो फॉर्म के अंदर आपको आई थिंक सिंपली कंसेप्ट क्लैरिटी के साथ शायद ही किसी जगह मिले। तो ये तमाम चीज़ें आप जाकर देखें और अपने जो कंसेप्ट्स हैं उनको भी रिफ़्रेश करें। डेफिनेटली आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो आपका प्रैक्टिस करने का ही मूड है। आप पास्ट पेपर्स देख रहे हैं तो सी ऑल द पेपर्स अवेलेबल इन कराची अकेडमीज़ यूट्यूब चैनल। वहाँ जाएं, वहाँ जाकर देखें और कीप प्रैक्टिसिंग एंड स्माइलिंग। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।